आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की रियासतों की। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ वो दिन था 15 अगस्त 1947। पर उस समय के हिंदुस्तान में आज की तरह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, बल्कि उस समय के हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग ही था। पूरे हिंदुस्तान में उस समय 565 के आसपास देसी रियासतें थी, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। ये रियासतें अपने आप को एक राज्य के तौर पर देखती थी, जिसका शासन एक राजा या नवाब चलाता था और पूरे राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ पूरे राज्य की शक्ति उसके हाथों में होती थी। इन रियासतों के पास अपनी सेना, अपना झंडा और आज़ाद रहने का अधिकार था। और ऐसी रियासतों की संख्या 4-5 नहीं बल्कि लगभग 565 के आसपास थी और इन सबको मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाना था, ये कोई आसान काम नहीं था। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह 565 टुकड़ों से एक भारत यानी एक हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं सदी से ब्रिटिशों ने हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कई देशभक्त भारतीयों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी और आखिरकार 1947 को ब्रिटिश हमारे हिंदुस्तान को छोड़ने को राजी हुए। इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसमें थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई सारे कांग्रेसी और बिगर कांग्रेसी नेता। और आखिरकार ब्रिटिश अपने वापसी की एक समय सीमा तय करते गए। उस समय ब्रिटिश भारत, जिसका मतलब था ब्रिटिशों के अधीन भारत, और वायसराय का मतलब था किसी राजा या सम्राट का प्रतिनिधि जो उस पूरे क्षेत्र पर शासन करता हो। अब इस विषय को हम थोड़ा और बैकग्राउंड से समझेंगे तो हमें इस विषय की समझ और बेहतर होगी। 1943 से 1947 तक हमारे ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद भारतीय नेताओं के साथ बातचीत और समझौते की प्रक्रिया की शुरुआत की। फिर उसी के दबाव पर हिंदुस्तान से अंग्रेजों की वापसी की एक समय सीमा तय की गई। लेकिन इस काम का क्रियान्वयन उसके तेज तर्राक उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन पर छोड़ दिया, जिसने दुनिया के नक्शों पर 2 नए मुल्कों के जन्म का ऐलान कर दिया। पर माउंटबेटन ने वाकई ये काम प्रशंसनीय तरीके से किया कि जब मुल्क एक ऐसे भू राजनीतिक समस्या से रूबरू था जो किसी आज़ाद मुल्क को शायद ही कभी झेलना पड़ा हो। क्योंकि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो वे अपने पीछे 500 से ज़्यादा राजनीतिक टुकड़े छोड़ गए थे। 2 तो इनमें से नवजात मुल्क भारत और पाकिस्तान ही थे और अन्य टुकड़ों में छोटे बड़े देसी राज्य, रजवाड़े, ठिकाने और कबीले थे, जिन्हें देसी रियासत कहा जाता था। इन राज्यों की समाप्ति एक अद्भुत और दिलचस्प कहानी है, जिसका वर्णन वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन एंड द इंडियन स्टेट में किया है। इन रजवाड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि इनकी सही तादाद पर भी विवाद था, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उनकी संख्या 500 से ऊपर ही थी और उनका आकार और उनकी हैसियत भी अलग अलग प्रकार की थी। एक तरफ कश्मीर और हैदराबाद जैसे विशाल रजवाड़े थे जो यूरोप के किसी भी देश के बराबर थे, तो दूसरी तरफ छोटी छोटी जमींदारियां या जागीरें थी जिनके तहत दर्जन 2 दर्जन गांव आते थे। और बड़े देसी रजवाड़े जो भारतीय इतिहास की लंबी राजनीतिक प्रक्रियाओं और अंग्रेजी निर्माताओं के नतीजे थे, तो इनमें से कुछ राज्यों ने लंबे समय तक मुस्लिम हमलावरों का सामना किया, जबकि कई दूसरी रियासतें इन्हीं हमलावरों में से एक से ताल्लुक़ रखती थी। और कई दूसरे राज्य जैसे पूर्व में कूच बिहार और उत्तर में हिमालय में बसा गढ़वाल कभी मुस्लिम प्रभाव के अधीन आया ही नहीं। खैर, उनका इतिहास जो भी हो, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में ये रजवाड़े अपनी ताकत और अपने स्वरूप के लिए पूरी तरह अंग्रेज़ों पर निर्भर थे। 18वीं सदी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश व्यापारियों की एक कंपनी से शुरुआत करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने में काफ़ी सहूलियत मिली। कंपनी ने हिंदुस्तानी शासकों को अपना राजनीतिक सहयोगी बना लिया, जो उनके साझा दुश्मन फ्रांसीसियों से लड़ने में मददगार थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन देसी राज्यों को एक संधि करने पर मजबूर किया, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सर्वोच्च शक्ति मान लिया गया। इस तरह जिन इलाकों पर ये राजे या नवाब शासन करते थे, कानूनन तो वे राज्य उनके अधिकार में थे,
लेकिन अंग्रेजों ने उन राज्यों में अपने मंत्रियों और उत्तराधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में रखा और इसके अलावा अंग्रेज उन राज्यों को प्रशासनिक और सैन्य मदद देने के नाम पर एक मोटी धनराशि भी वसूलते थे और कई मामलों में तो इन संधियों के द्वारा देशी राज्यों को अपना महत्वपूर्ण भूभाग भी अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। और तो और काठियावाड़ और दक्षिण की 2 जागीरों को छोड़कर किसी भी देशी राज्य के पास समुद्र तट नहीं था। आर्थिक वजहों से अंग्रेजों पर उन राज्यों की राजनीतिक निर्भरता और भी ज्यादा थी, क्योंकि देशी राज्यों को कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अवसरों के लिए ब्रिटिश भारत पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन बड़े देशी रजवाड़ों के पास अपनी रेल लाइन, अपनी मुद्रा और मुहर रखने की आज़ादी थी, जिसकी इजाज़त उसे अंग्रेजी सरकार ने दे रखी थी। और इनमें से कई राज्यों के पास ही आधुनिक उद्योग धंधे थे और उससे भी कम रियासतों के पास आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था थी। 1920 के दशक से ही कांग्रेस ने लगातार देशी रजवाड़ों पर दबाव बनाया कि वे अपने राज्य में अंग्रेजों की तरह ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व की इजाज़त दें। कांग्रेस की छतरी तले ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस काम कर रही थी, जो एक राजनीतिक संगठन था जिसने भारत के देशी रियासतों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन के लिए संघर्ष किया। अपने स्वर्णिम दिनों में भी रजवाड़ों को भारतीय प्रेस ने कभी नहीं बख्शा था। उन्होंने अक्सर इन राजा महाराजाओं को गैर जिम्मेदार और यूरोप में छुट्टियां मनाने वाले लोगों के तौर पर चित्रित किया। लेकिन कुछ रजवाड़े इसके अपवाद भी थे। मैसूर और बड़ौदा के महाराजाओं ने बेहतरीन यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया और जातिवाद के खिलाफ काम किया और आधुनिक उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। खैर, ये रजवाड़े सही रहे हो या गलत, जिम्मेदार रहे हो या गैर जिम्मेदार, लेकिन 40 के दशक में इन राजा महाराजाओं को ये चिंता सता रही थी कि आज़ाद हिंदुस्तान में उनका क्या भविष्य होगा। सन 1946 के पूर्वार्ध में भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए, जिसमें मुख्य रूप से 11 प्रमुख प्रांत थे। इन्हीं चुनाव के दौरान भारत के संविधान सभा का भी चुनाव करवाया गया, लेकिन इस चुनाव से रजवाड़े बिल्कुल अछूत थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ादी देने की प्रक्रिया तय करना और संविधान सभा का गठन करना, उसने हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान के सवालों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, पर उसने देसी रजवाड़ों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक आते आते रजवाड़े पूरी तरह चिंतित होने लगे कि उनका क्या होगा। ब्रिटिश भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को आखिरी तौर पर ब्रिटिशों के वापसी की घोषणा कर दी और 2 आजाद देशों के निर्माण का ऐलान कर दिया, लेकिन तब भी उन्होंने देसी रजवाड़ों पर अपनी स्थिति साफ नहीं की। ऐसी स्थिति में कुछ महाराजे अब अपने लिए एक आजाद राज्य पाने के हसीन सपने देखने लगे। वे सोचने लगे कि कई टुकड़ों में बटे हिंदुस्तान में अपना भी एक स्वतंत्र राज्य होगा। अब यहाँ से ही इस टॉपिक की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सन 1946-47 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और दूसरी तरफ ये राजे महाराजे नेहरू से भय खाते और उन्हें नापसंद करते, और सौभाग्य से कांग्रेस ने इन रजवाड़ों की समस्या के समाधान का जिम्मा प्रशासनिक कार्यों में सख्त माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया। सन 1947 के वसंत में पटेल ने कई शानदार पार्टियों का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने राजे महाराजाओं को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वे हिंदुस्तान का नया संविधान बनाने में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। पटेल ने कहा कि वे संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर भी ऐसा कर सकते हैं, जिसकी बैठक दिसंबर 1946 से दिल्ली में शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ पटेल ने उन रजवाड़ों के प्रभावशाली दीवानों को भी लिखा कि वे कांग्रेस के साथ समझौता करना स्वीकार कर ले, जो अब पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली है। बीकानेर के महाराजा उन राजाओं में से एक थे जो सबसे पहले पटेल के पक्ष में आ गए। उनके दीवान का नाम के.एम. पानीकर था, जो एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। पानीकर ने दूसरों की तुलना में ये जल्द ही समझ लिया कि अब राष्ट्रवादी ताकतों को रोकना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने अन्य दूसरे रजवाड़ों से अपील की कि वे संविधान सभा में शामिल हो जाए, और मुख्य रूप से पानीकर ने कहा कि उनके संविधान सभा में शामिल हो जाने से सबके लिए एक साफ संदेश जाएगा कि देसी रजवाड़े सिर्फ अपने राज्यों और मातृभूमियों के लिए ही अच्छा काम नहीं कर रहे, बल्कि वे भारत माता के सच्चे देशभक्त और सुपुत्र भी हैं।
हालांकि इससे पहले फरवरी में संविधान सभा में शामिल होने वाला सबसे पहला रजवाड़ा बड़ौदा था, लेकिन पानीकर के अपील के बाद दर्जनों रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने का फैसला किया, जिसमें से ज़्यादातर रजवाड़े राजस्थान से थे। पानीकर और बीकानेर रियासत ने राजापूत राजाओं की उन परंपराओं का नेतृत्व किया जिसके तहत वे दिल्ली की अधीनता स्वीकार करते आए थे, भले ही गद्दी पर कोई मुगल, अंग्रेज या वर्तमान में कोई पंडित ही क्यों ना बैठा हो। बीकानेर समेत राजस्थान के कई राजपूत रियासतों की सीमा पाकिस्तान से मिलती थी। अतीत में हुए मुसलमान राजाओं के साथ युद्धों ने उन्हें मजबूर किया कि वे कांग्रेस के साथ जल्द से जल्द समझौता कर ले। 27 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा नए राज्य विभाग का गठन किया गया। इस विभाग ने पुराने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की जगह ली, जिसकी रजवाड़ा समर्थक और कांग्रेस विरोधी नीतियां ने कई गड़बड़ियां पैदा की थी और यह विभाग पटेल के जिम्मे सौंपा गया। उन्होंने वीपी मेनन को अपना सचिव चुना, जो मालाबार से ताल्लुक रखने वाले और चौकन्ने किस्म के मलयाली व्यक्ति थे। मेनन उस समय इंडियन सिविल सर्विस से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक क्लर्क के रूप में भारत सरकार में नौकरी शुरू की थी और धीरे धीरे काम करते करते वे ऊपर तक पहुंच चुके थे। और इसके अलावा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। वास्तव में जब अंग्रेजी राज के बदले हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज कायम हुआ, तो शायद वीपी मेनन से काबिल कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सत्ता हस्तांतरण के इस पेचीदे पक्ष को बेहतर तरीके से संभाल पाता। मेनन का पहला काम अंग्रेज सरकार से यह आग्रह करना था कि वे रजवाड़ों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के ख्वाब का समर्थन करना बंद करें। मेनन ने अंग्रेज सरकार से कहा कि अगर महारानी की सरकार ने इन रजवाड़ों को स्वतंत्र मान्यता देने का जरा भी संकेत दिया, तो नए आज़ाद देश और इसके रजवाड़ों को अहम मुद्दे पर एक साथ लाने में बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा मेनन माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच मध्यस्थता करवा पाने के बेहतर स्थिति में थे। उन सबों ने मिलकर एक विलय पत्र तैयार किया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे थोड़ा और बैकग्राउंड से समझे तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, तो उसके तहत भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो रियासतों को ये चॉइस दी गई थी कि वे भारत में जाए, पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र रहे। ये रियासतों की चॉइस थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा दस्तावेज था जिसके तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलाने के लिए तैयार किया गया था। भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत रियासतों को केवल वही 3 चीज़ें मांगी थी जो ब्रिटिश इंडिया के पास थी, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन शामिल था। 5 जुलाई को पटेल ने एक बयान जारी किया जिसमें देशी रियासतों से अपील की गई कि वे इन तीनों मुद्दों पर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर ले और संविधान सभा में शामिल हो जाए। 9 जुलाई को पटेल और नेहरू दोनों ही वायसरॉय से मिले और उनसे पूछा कि देश की सबसे कठिन समस्या देशी रियासतों के संबंधों में वे हिंदुस्तान की किस तरह मदद करेंगे। माउंटबेटन ने इस मसले को अपने प्राथमिकता में रखने का फैसला किया। उसी दिन महात्मा गांधी भी माउंटबेटन से मिले। कांग्रेस की त्रिमूर्ति द्वारा माउंटबेटन से कहा जा रहा था कि वे देशी रियासतों को विलय करने के लिए राजी करें। इस तरह कांग्रेस वायसरॉय को अपने हिस्से का काम करने के लिए दबाव डाल रही थी और वायसरॉय ने इस काम को बखूबी निभाया। खासकर 25 जुलाई 1947 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में दिए गए अपने भाषण में, जिसमें माउंटबेटन ने अपनी सारी काबिलियतों का प्रदर्शन करते हुए राजाओं के सामने प्रभावशाली भाषण दिया। उस भाषण के दौरान वायसरॉय अपने तमाम पदकों के साथ सेना की वर्दी में थे। उनके एक नज़दीकी सहयोगी ने याद करते हुए कहा कि वे अपने पूर्ण सैनिक परिधान में थे, जिसमें उनके सारे पदक और उनको दिए गए अलंकरण दूर से ही चमक रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि राजकीय तड़क फड़क वाले समारोह के आदि उन राजा महाराजाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से आतंकित किया जा सके। माउंटबेटन ने महाराजाओं की उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपने तमाम दायित्वों से मुक्त कर दिया और पुराने संबंध अब खत्म हो गए हैं।
लेकिन अगर कोई नई व्यवस्था इसकी जगह नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अराजकता का ही जन्म होगा, और वह एक ऐसी अराजकता होंगी जो सबसे पहले रियासतों पर ही चोट करेंगी। वाइसरॉय ने महाराजाओं को सलाह दी कि वे अपने नज़दीकी देश के साथ रिश्ता कायम करें। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने पड़ोसी आज़ाद देश से अलग नहीं भाग सकते, न ही वे अपनी जनता की जिम्मेदारियों से दूर भाग सकते हैं। जिस विलय पत्र पर महाराजाओं को दस्तखत करने को कहा जा रहा था, उसके मुताबिक रजवाड़ों को अपनी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस का अधिकार भारतीय संघ को सुपुर्द कर देना था। माउंटबेटन ने कहा कि किसी भी हालत में रजवाड़े खुद ही ऐसा करने पर राजी हो जाए कि वे किसी भी तरह के आधुनिक हथियारों या युद्ध सामग्रियों की बाहरी आपूर्ति से अपने आप को अलग रखेंगे और विदेशी मामले यानी एक्सटर्नल अफेयर्स भी भारतीय संघ को सुपुर्द कर देंगे। वाइसरॉय ने यह भी कहा कि देशी रियासतों को अपनी संचार व्यवस्था भी संघ को सुपुर्द कर देनी होगी, क्योंकि संचार व्यवस्था ही पूरी उपमहाद्वीप की रक्तशिराएं है। सिवाय माउंटबेटन ने इन रजवाड़ों को आंतरिक पूरी तरह से स्वायत्तता दी है, सिवाय उन मामलों के जिनका निपटारा वे स्वयं नहीं कर सकते। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में माउंटबेटन ने जो भाषण दिया उसका तोड़ वाकई में कहीं नहीं था। मेरी राय में माउंटबेटन का यह काम हिंदुस्तान में किए गए सारे तमाम कामों में से सबसे महत्वपूर्ण काम था, और आखिरकार इस भाषण ने रजवाड़ों को यह बात स्वीकार करने के लिए राजी कर दिया कि अब अंग्रेज उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना महज एक ख्वाब है। माउंटबेटन ने अपने इस भाषण से पहले कुछ महत्वपूर्ण रजवाड़ों को पत्र लिखा था। इसके बाद उसने उन राजाओं को विलय पत्र पर दस्तखत करने का दबाव देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर ये रजवाड़े 15 अगस्त से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वाइसरॉय उन्हें कांग्रेस से बेहतर समझौता करवा देगा। बस फिर क्या था, 15 अगस्त तक लगभग सारी रियासतों ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिया। इसी दरमियान अंग्रेज सदा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले थे। अब कांग्रेस सरकार इस बात से मुकर गई कि अगर रजवाड़े उन 3 खास शर्तों पर विलय करती है तो सरकार अन्य मामलों में उनका स्वतंत्र अस्तित्व का सम्मान करेंगी। इस बीच कांग्रेस सरकार ने जो किया वो सब देश हित में किया, क्योंकि इन सब टुकड़ों को मिलाकर एक आज़ाद हिंदुस्तान जो बनाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई से इन रजवाड़ों को विलय पत्र पर साइन करने के लिए राजी किया और उन्हें भारतीय संघ में मिला लिया। पर इस विलय के बदले उनको उनकी पदवियां और उपाधि रखने की इजाज़त थी और आजीवन एक खास सालाना रकम बतौर पेंशन मिलनी थी। साल 1947 के उत्तरार्ध में वीपी मेनन पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रजवाड़ों को एक एक कर विलय के लिए राजी करते रहे। नई दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम के संवाददाता ने लिखा कि उनके काम की प्रगति अखबारों में छपने वाली एक एक सुर्खियों से मापी जा सकती थी। पहली एक छोटी सी सुर्खी, वीपी मेनन का छोटा हजारी रियासत का दौरा। फिर एक दूसरी सुर्खी, महाराज छोटा हजारी का आगमन। उसके बाद की तीसरी सुर्खी, छोटा हजारी का भारतीय संघ में विलय। यह विवरण बताता है कि इस काम की जमीन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने तैयार की थी और इस काम को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा माउंटबेटन ने लिया था। इन राजा महाराजाओं की जमीन के बदले एक प्रीवी पर्स की पेशकश की गई थी, जिसका निर्धारण उस राज्य के द्वारा अर्जित किए जा रहे राजस्व से होना था। एक सालाना रकम के अलावा राजाओं को उनके महल, उनकी दूसरी संपत्ति और सबसे अहम उनकी पदवियों को धारण करने की इजाज़त दी गई। छोटा हजारी के महाराजा विलय के बाद भी छोटा हजारी के महाराजा ही थे। उनके बाद उनकी यह पदवी उनके बेटे को ही दी जा रही थी। रियासतों को उनके प्रीव्यू पर्स के मामले में भरोसा दिलाने की गारंटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली थी, जिनका कहना था कि इन्हें एक संवैधानिक गारंटी दी जाए। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदुस्तान के राजनीतिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए रियासतों का विलय एक बहुत ही सस्ता सौदा था। मेनन के आकलन के मुताबिक प्रीव्यू पर्स के रूप में सरकार ने रजवाड़ों को 15 करोड़ रुपए अदा किए। रियासतों का देश में विलय हो जाने के बाद उन राज्यों का प्रशासनिक रूप से देश की व्यवस्था के साथ एकीकरण करना आसान काम नहीं था, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यायिक व्यवस्था पुरातन काल की थी और उन रियासतों में जनता का कोई भी लोकप्रिय प्रतिनिधि नहीं था।
पटेल और मेनन ने शासन चलाने में अंग्रेजों की जमकर नकल की। उन्होंने कुछ महाराजाओं को शुरू में ही अपने पक्ष में लाने के लिए बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जबकि दूसरे राज्यों यानी रियासतों में उतल पुतल को बढ़ावा दिया। लेकिन 18वीं सदी के अंग्रेजों की तरह ही कांग्रेस ने अपनी निगाह आर्थिक और भौतिक फायदों पर ही टिकाए रखी। महज 2 सालों में 500 से ज्यादा स्वायत्त और कई प्राचीन रियासतें इतिहास के पन्नों में समा गई और आज़ाद हिंदुस्तान की 14 नई प्रशासनिक इकाइयों का हिस्सा बन गई। और किसी भी मापदंड पर देखा जाए तो यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि किसी लड़ाई से हासिल नहीं हुई, बल्कि बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टिता और कई मेहनत का नतीजा था। और देखते देखते 15 अगस्त तक 3 रियासतों को छोड़कर सबने भारत में विलय कर लिया। अगर आप पाकिस्तान की मांग किस तरह की गई थी यह जानना चाहते हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो।